बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज की तारीख में ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा अटैक किया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं इसराइल की जानिब और अमेरिकी बेसिस की जानिब, और इसके अलावा उन्होंने जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक सुपरसोनिक होता है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि चीन से उन्होंने लिया है, उसका भी अटैक किया है और बताया जा रहा है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन अभी मीडिया में इसकी तफसील सामने नहीं आई। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईरान की तरफ से जो ये बयान आया है नया, ईरानी डिफेंस काउंसिल की तरफ से, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसराइल को ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जिसका तजर्बा इन्होंने पहले कभी नहीं किया हुआ। सर, इसका मतलब ये है कि ईरान के पास कोई एक ऐसा हथियार मौजूद है जिसके हवाले से ना इसराइल जानता है, ना अमेरिका जानता है, ना दुनिया इससे वाकिफ है। क्या वाकई इस बयान में कोई हकीकत है? क्या वाकई ईरान के चार्ट में ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि बड़ा अटैक होने वाला है? देखें, जो सिचुएशन के हिसाब से तो सबसे बड़ा अटैक होता है न्यूक्लियर पावर का। और ये बात मैं आपको पिछले साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ईरान बहुत करीब है अपना न्यूक्लियर टेस्ट के। और मे बी पॉसिबल, चांसेस कम है, न्यूक्लियर टेस्ट हो जाए। और यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। बाकी मिसाइल्स की जो ये लोग टेस्टिंग करते रहते हैं, ये इतना मतलब एक एक्सपेक्टेड मूव होगी। लेकिन जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक अनएक्सपेक्टेड है जो कि इनके चार्ट में नज़र आता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग नहीं करेंगे अभी, तो ये आगे चल के ज़रूर टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जो बयान आया है वो बड़ा नापतुला और बड़ा एग्ज़ैक्ट और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल या अमेरिका की तरफ से कोई अटैक किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया जाता है, तो पाकिस्तान अपने ब्रदर मुल्क ईरान के साथ खड़ा होगा। क्या आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी अपने ब्रदर मुल्क ईरान के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है या पाकिस्तान खामोश रहेगा? देखें, पाकिस्तान, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हैं पाकिस्तान इस सिचुएशन में है कि आने वाले दिनों में किसी मुल्क के साथ खड़ा हो, तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा ख़तरों से दो चार है। और अभी नहीं लगता कि ऐसे ही हालात बने कि पाकिस्तान डायरेक्टली ईरान के साथ जाके खड़ा हो जाए। हाँ, पीछे से बैक सपोर्ट समझ में आती है, लेकिन फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आ रहा। और मैंने जैसे आपको कल भी बोला है, जो कि मुझे डर है, जो टाइम शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान इंडिया की एक वेव एक्सपेक्टेड है। ओके सर। अच्छा सर, ईरान पे जो मौजूदा हमला हुआ है, उस पे रूस का बयान आया है। रूस की तरफ से ये कहा गया है, ऑफ़िशियल बयान, कि ईरान की कब्र में छुरा घोंपा गया। रूस ने अमेरिका और इज़राइली हमलों को खुली जारहियत करार दे दिया। सर, हमने देखा है तारीख में भी कि जब भी किसी मुल्क की तरफ से दूसरे मुल्क पे अगर हमला किया जाए, तो कुछ तीसरा मुल्क जब उसकी मज़म्मत करता है, तो वो सिर्फ़ मज़म्मत तक बात होती है। लेकिन अगर वो उसको खुली जारहियत करार दे दे, ये कह दे कि पीठ में छुरा घोंपा है, इसका मतलब है कि वो मुल्क भी इस जंग में शामिल हो सकता है, उसके इम्कानात हैं, वो कोई जवाब दे सकता है। और आपने कल मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि कोई एक और मुल्क भी ईरान के साथ खड़ा होने वाला है। क्या वो मुल्क रूस आपको दिखाई देता है या चीन? रूस और चीन, ये दोनों मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली आपके सामने आने वाले हैं। ये 2029-30 के अंदर आएंगे, जब ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या किसी जंग का सामना करेंगे। अभी मुझे नहीं लगता इनके चार्ट के हिसाब से। बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रशिया हो सकता है अप्रैल मई में इस जंग को वाइंड अप कर दे, कंक्लूड कर दे, जो रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा। ओके सर। अच्छा सर, कल ही आपने ये प्रेडिक्शन कर दी थी, बल्कि आप तो 1 हफ्ते 10 दिन से ये बता रहे थे लोगों को कि आप स्टॉक मार्केट में एहतियात से काम लें, ऑयल मार्केट में ख़्याल से इन्वेस्ट करें। तो सर, वही हुआ है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ जो है, उसको बंद कर दिया है और ब्लॉक कर दिया है। यानी कि कोई भी जहाज़, किसी किस्म की कोई भी वहाँ पर नक़्लो हरकत जो है, वो दिखाई नहीं दे रही। सर, इसका दुनिया पे, दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? कितने अरसे तक हो सकता है? ये काइंडली बताइएगा। ये काफ़ी ज़रा लंबा इम्पैक्ट आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि तकरीबन 15-20 दिन जो हैं बड़े डिसाइसिव हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये 15-20 दिन में और भी हमले हो सकते हैं और स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी। और मैं आपको काफ़ी अरसे से बता रहा था कि स्टॉक मार्केट में ध्यान से इन्वेस्ट करें। ये ऐसे सरप्राइज देगी जो आप
ना निकल सकेंगे ना उगल सकेंगे, ऐसी सिचुएशन में आएंगे। तो वही हुआ अनफॉर्चुनेटली। इस टाइम में आपको जो अब स्टॉक मार्केट खुलेंगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी गैप अप डाउन, मतलब अब तो जाहिर है कमोडिटीज़ ही होंगी और स्टॉक मार्केटें काफ़ी क्रैश होती हुई आने वाले दिनों में आपको नज़र आने वाली हैं। ईरान में जो लोग जहाँ बहक हुए हैं, क़यादत सीनियर क़यादत जहाँ बहक हुई है, इन वाक़यात के बाद और अमेरिका के अटैक के बाद पाकिस्तान भर में मुज़ाहरे जो हैं वो हो रहे हैं और अमेरिकी कौंसलेट जो हैं उनको जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफ़िज़ हो चुकी है, पंजाब में दफ़ा 144 है, कराची में, सिंध के कई इलाकों में। सर इतने बड़े पैमाने पे तो हम सोच ही नहीं रहे थे कि पाकिस्तान में रिस्पॉन्स आएगा। सर आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये सिविल अनरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये इस कितने बड़े लेवल तक हो सकता है? क्या लोग वाक़ई अब सड़कों पे इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में भी आ सकते हैं, जिस तरह कल तजियाकार जो हैं ये कह रहे हैं? क्या वाक़ई इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा? जी, आने वाले दिनों में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। जैसे मैंने कहा, ये जो 10 दिन हैं, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत क्रिटिकल है। चाहे मिडल ईस्ट हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो। एक बात याद रखिएगा, ये बांग्लादेश और इंडोनेशिया से भी आपको बहुत जल्दी न्यूज़ मिलने वाली है। इसके बाद सीरिया और सऊदी अरेबिया से भी आपको बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। ऐसा लगता है कि सऊदीया कोई बहुत बड़ा अनाउंस करेगा और इसके बाद सबसे एंड में तुर्किया। ये जो है अभी नेक्स्ट जो एक रडार में आने वाला है, खुदा ना खास्ता इसराइल के, वो तुर्किया है। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप ये सोचें वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, तो ये अभी मुझे नज़र नहीं आता। ये वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जा रही, ना ही कन्वेंशनल वॉर की तरफ जा रही हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये एक हायर टाइप के कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं मामला। कल भी आपने मुझसे बार-बार पूछा कि आपको शहादतें मुत्तवक्के नज़र आ रही हैं, तो मैंने आपको कल भी यही बोला कि मैं इसको जो है प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ और ये अ, इसलिए नहीं करता हूँ कि ये एक लिमिट होनी चाहिए। हर चीज़ की लिमिट ही उसको बचा के रखती है। अगर आप अनलिमिटेड जाएँगे तो फिर आपके लिए ही मुश्किल है और सबके लिए मुश्किल है। जो पूछ रहा है, जो बता रहा है, सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जी, डेफ़िनेटली इनके लिए भी बहुत खतरा है और जैसे-जैसे मैंने आपको बताया था हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं वापस वही बात रिपीट कर रहा हूँ। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रॉब्लम बढ़ती जाएँगी, कम नहीं नज़र आ रही। लेकिन अभी मुझे पता है कि काफ़ी लोग परेशान होंगे, मिडल ईस्ट में स्पेशली। अ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पे जंग छिड़ जाएगी और जो फ़ौजें होती हैं, जो एक कन्वेंशनल वॉर होती है, वैसी सिचुएशन होगी, तो ये वैसी नहीं रहेगी। अलबत्ता ये एक बहुत हायर लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, जो परेशान कर रहा है। इस दौर में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमने देखे नहीं हैं, इसलिए ये थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। आने वाले दिनों में हमले, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जारी रहता हुआ नज़र आ रहा है मुझे अभी भी। उसकी वजह ये है कि आने वाले दिन में, मतलब 2 दिन के बाद एग्ज़ैक्टली ब्लड मून भी है और साथ-साथ इक्लिप्स आ रहा है। जो चाँद ग्रहण है, मैंने आपको कल भी ये बताया था कि चाँद ग्रहण जो है इमोशंस को बहुत डिस्टर्ब करेगा और ये जो एक शहादत की सबसे बड़ी खबर आई है मेरे ख़्याल से, ये पूरी दुनिया को अभी से ही बहुत गम-ओ-गुस्से में ले जा चुकी हुई है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत से लोग, मोस्टली एशियन और कुछ ऐसे भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी ऐसे हैं जहाँ पे गम-ओ-गुस्सा पाया जा रहा है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न साइड पर आएँ, तो वहाँ कुछ अजीब ही माहौल है। तो ये जो शिफ्ट है दोनों साइड का, ये मून डेफ़िनेटली डिस्क्राइब कर रहा है और डेफ़िनेटली साउथ एशिया, एशिया और जो इस साइड के ममालिक हैं, ये ज़्यादा इसके दबाव में रहेंगे, जबकि वेस्टर्न साइड ये इसका ऑपोज़िट साइड करते हुए आपको, मतलब कि ढोल दबा के खुशियाँ मनाते हुए नज़र आएँगे। बात ये है कि ये सिचुएशन मैंने आपको कल भी बताया था कि जुपिटर के डायरेक्ट होने तक सही नहीं होने वाली, जो कि है 11 मार्च। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।